फ्रोज़न ये और मिल्क एंड तो बेक्ड गुड्स के अंदर आ सकते हैं कि 21.33% है और सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत, और जो एबीसी सिस्टम है उसके तहत 11.71% है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरह फ्रोज़न में जो है 13.33% है सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में, जबकि एबीसी सिस्टम के हिसाब से 20.65 है। यहाँ पे भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों वाइस वर्सा डिफरेंसेस हैं। और मिल्क एंड फ्रूट जूसेस जो है वो डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 3% का डिफरेंस है। तो इस तरह से अब हम इसके नतीजे की तरफ चलते हैं, इसकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर साइड के इसमें से क्या इनसाइट्स जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इनसाइट्स एक एक प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे बेक्ड गुड्स को हम लेते हैं। तो बेक्ड गुड्स में आप देख सकते हैं कि सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जबकि एबीसी सिस्टम ये कह रहा है कि 11.71%। ठीक है जी, प्रॉफिटेबिलिटी है। अब हम सबसे पहले बेक्ड गुड्स की प्रोडक्ट को लेते हैं और इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि अब इसमें हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। देखें, कैलकुलेशन तो करके बता दिया, लेकिन अब हमें कुछ इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाना चाहिए। हम की अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं कि रेवेन्यूज़ जो हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के, अगर 100% हम उसको मान लेते हैं तो बेक्ड गुड्स जो है वो टोटल रेवेन्यू का जो है वो 33% रेवेन्यू दे रहा है। मिल्क एंड फ्रूट जो है 37% दे रहा है, और फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो है वो 28% रेवेन्यू उसका टोटल। इसी तरीके से CGS पे जब हम आए तो 30%, 40% और 28% है। अच्छा, और इसी तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का 41%, डिलीवरी का 58% और शेल्फ स्टॉकिंग का 46% और जो है वो कस्टमर सपोर्ट का 34%। अब इसमें पूरी में आप अगर गौर से देखें तो बेक्ड गुड्स जो हैं, पहले हम पिछली टेबल से बेक्ड गुड्स को ज़रा आइडेंटिफाई कर लें कि बेक्ड गुड्स सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में बहुत हाईली जो है वो आपको रिटर्न महसूस हो रहा है, लेकिन दर हकीकत वो बहुत थोड़ा हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। एक तो हम इसमें से गौर कर सकते हैं, ये जो टेबल बनी हुई है, लेकिन इससे पहले इस प्रोडक्ट की चॉइस को सकते हैं ओवरऑल, यानी कि डाटा के अंदर। आप ये ज़रा देखें कि रेवेन्यूज़ 59,500 है, जो कि मिल्क एंड फ्रूट वाली प्रोडक्ट से जो है कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन किसी हद तक कम है। ठीक है। अच्छा, उसके मुकाबले में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और स्टोर सपोर्ट है। अब एक्टिविटी एरिया यूजेज, यानी कि जो ये एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करती है ये वाली प्रोडक्ट दूसरों के कंपैरिजन में, वो सबसे ज़्यादा है। इधर देखें ज़रा, ऑर्डरिंग, परचेज़ ऑर्डर्स जो हैं, यानी जो इसको परचेज़ किया जाता है इसके हवाले से, इसके 25 ऑर्डर्स इसके होते हैं। ठीक है जी। दूसरों के 20 और 15 है। ज़ाहिर है कि कॉस्ट दूसरों की इससे कम ही आएगी। डिलीवरीज इसका बहुत ज़्यादा खर्चा है, 90। ठीक है जी। और 35 और 30। तो इसका मतलब ये शेल्फ स्टॉकिंग 190, 180 और 40। तो देख कहने का मकसद ये है कि तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ कस्टमर सपोर्ट के अलावा बेक्ड गुड्स की जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रही है। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ, तो ये एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल कर रही है, खर्च कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा कंपनी का खर्च करवा रही है। तो इस पे देखने की ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पे डिलीवरीज़ हैं 90 हैं, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है,
बहरहाल इससे कम ही है, मिल्क एंड फ्रूट वाली प्रोडक्ट से रेवेन्यू इसका कम ही है, लेकिन इसके ऑर्डर इतने ज़्यादा क्यों हैं, इसकी डिलीवरीज इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं, 90 डिलीवरीज इसकी क्यों हो रही हैं। अब इस तरह से देखना है, ये कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। समझ आ गई ना। तो अब हमने इन कैलकुलेशन से हमें जब पता चला कि सबसे पहले तो पता चला कि बेक्ड गुड्स जो हैं वो ज़ाहरी तौर पे जो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट हमें देती महसूस हो रही थी, इतना ज़्यादा कोई हाई प्रॉफिट देती हुई भी महसूस नहीं हो रही। दूसरी बात, फिर हमने जब देखा कि हमारे पास तो एक्टिविटी जो है यूजेज मौजूद है, यहाँ पे एक वर्ड एक्टिविटी एरिया यूजेज लिखा हुआ है, ये इस वर्ड में भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्यों ईमान, क्या ख्याल आपका? यहाँ पे एरिया का तो कोई जिक्र नहीं है, एक्टिविटी यूजेज का यूजेज हो रहा है, एरिया से यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है ना। ये को मुझे मिस टाइपिंग लग रही है, कोई यहाँ पे ये वर्ड नहीं है, एक्टिविटीज़ हैं ये, लेकिन उसका एरिया से इसका मुझे कोई ख़ास ताल्लुक महसूस नहीं हो रहा है। एनी हाउ बहरहाल, तो अब हम वापस आते हैं ऑथर के सोल्यूशन की तरफ। तो कहने का मकसद, ऊपर वाले कॉलम में भी तो एक्टिविटी यूजेज लिखी हुई है। नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ एरिया एरिया यूजेज जो है, मतलब एरिया तो कोई नहीं है ना, एरिया किसको कहते हैं मतलब? कितनी जगह यूज हो रही हाँ है। तो जगह, हाँ तो यहाँ जगह का कोई जिक्र है नहीं। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, एक्टिविटी यूजेज है, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक्टिविटी यूजेज को अंडरलाइन किया, इसका मतलब ये है कि ये दो लफ्ज़ ठीक हैं, ठीक है। एरिया का कुछ मुझे समझ नहीं आया कि वाई दिस वर्ड हैज़ बीन एडेड नॉर दिस हैज़ बीन यूज्ड इन द सोल्यूशन एज वेल। तो ये मैं बात कर, अच्छा जी, अब हम आते हैं इस ऑथर के एनालिसिस की तरफ। तो इधर देखें कि ऑर्डरिंग के हिसाब से 41% ये प्रोडक्ट यूज़ कर जाती है, जबकि रेवेन्यूज़ 33% दे रही है टोटल का। समझ आ गई जी? हेलो। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से अब हम इसको देख रहे हैं। इसी तरह अब आ जाए, डिलीवरी में सबसे ज़्यादा ये नुकसान कर रही है, समझ गए, यानी महंगी है ये। नुकसान क्या कर रही है, ये महंगी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉस्टली है, खर्चा ज़्यादा कर रही है ये। तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो कि टोटल डिलीवरी के कॉस्ट ऑफ 58%। देखें, डिलीवरी पे खर्चा करवा रही तो कम से कम वो रेवेन्यू में तो सपोर्ट करे, रेवेन्यू में भी उतना सपोर्ट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर तो हमें ये खर्चा ही करवा रही है ना। शेल्फ स्टॉकिंग में भी 46% ऑफ द टोटल शेल्फ स्टॉकिंग ले रही है, जबकि उसके मुकाबले में फ्रोज़न प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी प्रोडक्ट जा रही है जो मुनासिब है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट भी दूसरों के मुकाबले में इस्तेमाल नहीं कर रही है। अब इस एनालिसिस को कुछ आगे कुछ सेंटेंसेस की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। इस सारे एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने, आपको मैं अप्रोच समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आप लोगों को जिस वक्त महसूस हो कि ये हमने रिपोर्ट तैयार करनी है, आपने प्रोडक्ट्स का एक पैरेलल इस तरह का एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस एक तो ये वाला रेशो वाला हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा जो है वो ये वाला हो गया उनकी परसेंटेज के हिसाब से। तो जहाँ कहीं अगर रिपोर्ट का कहा जाए तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम हो एग्जामिनेशन सेटिंग के अंदर, तो आप उसको ये दोनों टेबल्स को बना लें। अदरवाइज़ अगर टाइम कम है तो वो पहली ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपको रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो देना पड़ेंगे ना, यानी इनसाइट जिसको कहा है उसने, उस हवाले से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको उसको देना पड़ेंगे, यानी बताना पड़ेगा कि एबीसी सिस्टम किस तरीके से बेहतर है और हमारी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं हिसाब से हमारी कैलकुलेशन नहीं जा रही थी, अब हमें उन कैलकुलेशंस को ठीक करने की ज़रूरत है। एक ये बात हो गई, यानी हमें किस किस काम में मदद दे रही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ना सिर्फ ये कॉस्टिंग में हेल्प, बल्कि हमें कॉस्ट रिडक्शन में भी ये हेल्प कर रही है। कॉस्ट रिडक्शन में कैसे हेल्प कर रही है जी? जी रिजवान भाई, आप बताना पसंद करेंगे? हेलो रिजवान साहब, आप मौजूद हैं? जी जी सर जी। हाँ जी, बताएं आप। सर कॉन्सर्ट में कीजिए।
हाँ तो बस बेटा यही तो मसला है हमारे यहाँ, क्या किया जाए। जी बिलाल साहब, बिलाल अमीन, आप यहाँ मौजूद हैं बेटा? यस सर। जी बेटा आप बता दें। सर ये रिडक्शन हो रही है प्रोडक्ट्स की, ये नहीं समझ आई किस तरह से हो रही है। नहीं मैंने पूछा क्या है, यही बता दीजिए। सर आपने कहा था कि ये इसकी वजह से रिडक्शन हो रही है सेल्फ स्टॉक में। किस चीज़ की रिडक्शन हो रही? ये जो सेल्फ स्टॉकिंग की है। चलें जी, फिर अब हम पूछ लेते हैं, बिलाल आमिर साहब से पूछ लेते हैं। जी मलाइका। चलें ईमान आप ही बेटा फिर बताएं तो। सर आप कहा है कि डे गुड्स में डिलीवरी की वजह से सेल्फ स्टॉकिंग में रिडक्शन हो रही है, जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएंगे तो सेल्फ स्टॉकिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी। नहीं मैंने बेटा पूछा कुछ और है। आपने पूछा था कि कॉस्ट रिडक्शन कौन सी हो रही है। हाँ नहीं 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 बेटा, मैंने ये पूरी बात, देखिए मैंने पूरी बात ये कही है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। वो किस किस तरीके से? एक से जब एक्टिविटी बेस के लिहाज से सारी कॉस्टिंग होती है तो कॉस्ट में रिडक्शन होती है, जो जिसकी रिलेटेड कॉस्ट है वो उसी के अंदर ऐड होती है बस। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखिए मैंने ये कहा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। एक ये कि वो आपको सही कॉस्टिंग प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट कॉस्टिंग प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है, तो आप करेक्ट कॉस्टिंग जब आपके पास आ जाती है तो करेक्ट प्राइसिंग आ जाती है। ठीक है, आपकी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक हो गया जी। जब आपकी प्राइसिंग ठीक होगी तो आपको मार्केट के अंदर जो है आप सही तरह से compete कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बेटा ये आपको एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया है, इंडिकेट किया है आपको कि आपकी बेक्ड गुड्स वाली जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डिलीवरी की कॉस्ट और शेल्फ स्टॉकिंग की निस्बतन बहुत ज़्यादा है दूसरी प्रोडक्ट से। मिसाल के तौर पे अब कंपैरेटिवली अगर देखें तो फ्रोज़न जो है वो आपको रेवेन्यू में तो 28.9 यानी तकरीबन 29% दे रहा है, और बेक्ड जो है वो 33% आपको रेवेन्यू में दे रहा है। रेवेन्यू की परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन गौर कीजिए शेल्फ स्टॉकिंग में फ्रोज़न जो है सिर्फ 9.76 यानी कि तकरीबन 10% कॉस्ट लगवा रहा है आपकी, जबकि बेक्ड गुड्स 46% क्यों लगवा रहा है? समझ गई ना? तो ये आपको डायरेक्शन देता है, एबीसी सिस्टम आपको डायरेक्शन देता है कि आप अपनी कॉस्ट की मैनेजमेंट कर सकें, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है जी। यानी अपनी कॉस्ट को, इसमें क्वेश्चन रेज होगा कि भाई क्यों ये ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, कम हो नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन रेज होगा। जब ये रेज होगा तो फिर उसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा कॉस्ट। इसी तरीके से डिलीवरीज इतनी ज़्यादा बेक्ड गुड्स में क्यों हो रही हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखें यानी मिल्क फ्रूट जो है वो रेवेन्यू में तो तकरीबन 37% प्रोवाइड करता है, मोर देन 1/3, लेकिन डिलीवरीज में उसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 22.58% है। और इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि मिल्क फ्रूट और फ्रोज़न की मिला के जितनी डिलीवरीज कॉस्ट है यानी तकरीबन 42%, वो अकेले बेक्ड गुड्स की उन सब से ज़्यादा है 58%। तो ये हमें कॉस्ट रिडक्शन के अंदर भी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ताकि हम कॉस्ट को देख सकें। अब मैं फाइनली कुछ ये स्टेटमेंट्स को रीड कर देता हूँ। The baked goods lines drops sizably in profitability when ABC is used। ये हमने पहले ही नोट कर लिया, आपने भी देखा जब हमने उसको इस्तेमाल किया तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गिर गई। Although it constitutes 30.7% of the cost of goods sold, it uses a higher percentage of total resources in each activity area।
उसने कहा जी कि CGS तो ठीक है कि बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, ऑल्दो फ्रोज़न से ज़्यादा ही है, सिर्फ मिल्क फ्रूट से कम है, ठीक है। तो ये तकरीबन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम कह लें कि ठीक मान लें उसको कि ये अपनी डायरेक्शन में ठीक है, लेकिन बाकी सारे रिसोर्सेज ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है इसके अंदर कोई इनएफिशिएंसी इस प्रोडक्ट लाइन में पाई जाती हो, इसके मैनेजर्स में कोई इनएफिशिएंसी पाई जाती हो, उनको समझाने की ज़रूरत हो। तो क्या है, इट यूजेज अ हायर परसेंटेज ऑफ टोटल रिसोर्सेज इन ईच एक्टिविटी एरिया, स्पेशली द हाई कॉस्ट डिलीवरी एक्टिविटी एरिया, ठीक है जी। तो in contrast, frozen products draw a much lower percentage of the total resources used in each activity area. ठीक है, यहाँ पे बेटा वो एरिया का जो मैं वर्ड कह रहा था वो क्लियर हो गया है, यानी ये इस सेंस में वो फिज़िकल एरिया के हिसाब से नहीं बात की उसने। यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना कि फ़लाँ एक समत में फ़लाँ डायरेक्शन में, ठीक है ना, फ़लाँ चीज़ के हवाले से, ठीक है ना, ये एरिया उस हवाले से कहा हुआ है कि मिसाल के तौर पर आपका क्या सब्जेक्ट एरिया क्या है, कहते हैं ना, ये उस सेंस में है। ऑल्दो ये थोड़ा सा इबहम क्रिएट कर रही है टर्मिनोलॉजी, अगर ये एरिया का वर्ड ना भी होता तो बात ज़्यादा बेहतर समझ आ सकती थी, ठीक है ना जी। तो ये एरिया ये फिज़िकल एरिया नहीं है, ये एरिया से मुराद वो स्पेसिफिक जो टॉपिक है उस एरिया की बात हो रही है। दैन इट्स परसेंटेज ऑफ टोटल COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हैंस अंडर ABC सिस्टम फ्रोज़न प्रोडक्ट्स आर मच मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। और इसी तरीके से अब HS को क्या करना चाहिए, मे वांट टू एक्सप्लोर वेज टू इंक्रीज सेल्स ऑफ फ्रोज़न प्रोडक्ट्स। अब इसमें मज़ीद जो है सजेशन मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं, हमने भी कुछ इसमें सजेशंस पे काम किया। और इसके अलावा इट मे वांट टू एक्सप्लोर प्राइस इंक्रीजेज ऑन बेक्ड गुड्स। तो बेक्ड गुड्स की जो है प्राइस को इंक्रीज़ करने के बारे में भी इसको सोचना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। अगर तो कॉस्ट रिडक्शन की कोई अपॉर्चुनिटी निकलती हो तो वो रिड्यूस करनी चाहिए, लेकिन अगर ये देखा जाए कि वाकई ये बहुत जेन्युइन है, ये कॉस्ट इतनी ही है, तो फिर उसकी प्राइस को इंक्रीज़ करने की देना चाहिए हमें, ठीक है जी। तो आगे जो है वो एक बड़ा अच्छा एक एनालिसिस किया हुआ है। इसको ज़रा देख लेते हैं एनालिसिस को। आज तो मेरा वैसे इरादा था कि 26 भी कर ली जाती, लेकिन ये है कि जी इसमें इन्होंने जो है ऑल्दो ये मतलब एक सिंपल किसी क्वेश्चन का हिस्सा तो ये चीज़ नहीं बनती, लेकिन चूँकि अगेन वही बात है, हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ईमान। तो उस रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से ये देखें कितनी अच्छी एक प्रेजेंटेशन है। इसको ज़रा आप थोड़ा एक्सप्लेन करें ज़रा बाकी साथियों के लिए, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट or diagram, whatsoever what you may call it. नहीं बेटा, मैं ठहर देखें, नहीं बेटा मैं बताता हूँ, एक मिनट ठहर जाइए। CGS को माइनस तो करते हैं सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में, आपने ठीक कहा, लेकिन बात ये हो रही है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी हैं सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में, उन सब को इकट्ठा करके एक ही कॉस्ट पूल है, उसका नाम है स्टोर सपोर्ट, ठीक हो गया जी। उसकी एलोकेशन का नॉर्मली आपको याद है कि जो हम कोई प्रीवियसली दूसरे कुछ सिस्टम्स यूज़ करते थे, कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने पहले सॉल्व किए हैं इसी चैप्टर के हवाले से, उसमें कहीं मशीन आवर्स होता था, कहीं डायरेक्ट लेबर आवर्स होता था, सिंपल सिस्टम में भी। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है एलोकेशन का, यहाँ पे सिस्टम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या था भला, 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेते थे ना, तो ये है एलोकेशन बेस।
ठीक है। तो एलोकेशन बेस 30% लेके तो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेट हो गई हर प्रोडक्ट में, ठीक है बेटा। और डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी ट्रेस्ड थी तो प्रोडक्ट लाइंस के हवाले से, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ आए ज़रा, तो ये आपको क्या है कि कॉस्ट सोल्ड इंडायरेक्ट कॉस्ट हमने स्टोर सपोर्ट को ये इसके और ये सीजीएस लिंक हमारी। अच्छा ये हमारा सिंपल सिस्टम। अच्छा एबीसी सिस्टम पे आ जाए, वही जो स्टोर सपोर्ट की कॉस्ट हैं ये वाली, ये जिसमें अभी टिक करता हूँ या मैं हाईलाइटर, ठीक है, ये वाली यही कॉस्ट जो हैं इन इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, इनको हमने एबीसी सिस्टम में इसी कॉस्ट को एबीसी सिस्टम के ज़रिए उसके 4 पूल बना दिए, स्टोर सपोर्ट कॉस्ट के 4 हिस्से कर दिए, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। एलोकेशन बेस भी उसको दे दिए, वो भी प्रोवाइडेड है। और उसके ज़रिए जब हमने एलोकेशन कर दी तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने इस तरीके से प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दिया, वो उनको इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। और डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो पहले जिस तरीके से हुई है जो कि सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम है उसी तरीके से करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, ये हो गई, इसके इनडायरेक्ट कॉस्ट को किया तो दैट्स ऑल। तो ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम और ये सारी जो हम कर रहे हैं, मतलब इतनी जो एफर्ट कर रहे हैं, इस सब का मकसद ये है कि ये एक प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, इस वजह से हमने इसको ये भी बना के दिया, ठीक है। अच्छा आखिरी चीज़, ये जो नीचे एनालिसिस है, इंसाइट्स हैं, ये आप सब इसमें ओपनली जो भी आपके जहन में कोई पॉइंट्स आएँ आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने ये जो आपने ऑथर ने जो लिखा हुआ है उसी तरीके से ही लिखें। आपको जो चीज़ें महसूस होती हैं पॉजिटिवली, जो भी पॉइंट्स आपको महसूस होते हैं वो आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल। तो कैसा रहा जी आज का ये लेक्चर? हाँ तो ये क्वेश्चन आएगा तो ये बनाना है जो एंड पे बना हुआ है, दे रहे तो बना देगा, नहीं तो कोई पाबंदी नहीं, ठीक है, बन जाए अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, अब मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे हमने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन भी काफ़ी हो गया माशाल्लाह। 25 में करवा 6 अब आप लोग खुद कर लीजिएगा, 26 का मेरा प्लान था। ये क्या है जी, ये प्रोग्राम है 1 2 3 4 जिस तरह किया, इस भी आप लोग ज़रा कर लीजिए। बाकी हमारे प्लान्स जो है इंशाल्लाह, वो क्विज़ का प्लान था, वो अब हमारी फ़िज़िकल क्लासेस इंशाल्लाह हो गई हैं स्टार्ट, तो उसमें जो हमारी फ़िज़िकल क्लास होगी उसके अंदर मैं क्विज़ आप लोगों से ले लूँगा, ठीक है जी। तो अब जो काम हमारा रह गया है, अब हम अटेंडेंस कर लेते हैं।